आज के शो में तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम, जाली भर्तियां, नौकरियों की खरीदो फरोख्त, रिश्वत का बाजार गरम, लेडी हेल्थ वर्कर्स की आसामियों पर मर्द तैनात, मेरिट की धज्जियां। खैबर पख्तूनख्वा में एहतिसाब के नाम पर किस तरह मजाक होता रहा, तल्ख हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब 2013 में यूथ एक्टिविज़म चेंज के नारे को तब्दीली के नारे के साथ आई तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट बन गई जब 2018 में वो री इलेक्ट हुई, यानी कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट री इलेक्ट हुई खैबर पख्तूनख्वा में। ये तारीख में पहली बार हुआ था। कहा गया जी कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होगी और इस हवाले से साल 2014 में एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन का क़याम भी अमल में आया था। इस अकाउंटेबिलिटी कमीशन की इनिशियल ड्यूटी तो ये लगाई गई थी कि वो तमाम साबका हुकूमतों की करप्शन को पकड़ेगी, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी कमीशन में नैब से एक अफसर ज़ियाउल्लाह साहब को डिप्यूट किया गया तो उन्होंने पहली करप्शन ही BRT और बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से पकड़ ली और आगे जाकर BRT और मालम जब्बा स्कैम भी हमने देखा कि नैब की रेडार में सामने आते हुए हमें नजर आए। मामला शुरू हुआ बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से, जिस पर तकरीबन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा जी कि 14 अरब रुपए का खर्चा आया है और साल 2014 में ही ये मामला सामने आने लगे और ऑफ द रिकॉर्ड ज़ियाउल्लाह साहब बताने लगे कि किस तरह ये एक ओपन एंड शट केस है। इस मंसूबे के हवाले से मुख्तलिफ मामलात जब मीडिया की तक पहुंचे और नैब तक भी ये इंक्वायरी पहुंच गई तो नैब ने बताया कि इनिशियली जो एस्टिमेट नैब के थे उसके मुताबिक भी तकरीबन 462 मिलियन रुपीस की करप्शन मुबैना तौर पर सामने आई थी। ये मामला अभी थमा नहीं था तो फिर मालम जब्बा के हवाले से कहानी सामने आ गई और बताया गया कि तकरीबन 270 एकड़ यानी जिस जगह पर यह मालम जब्बा बनाया जा रहा था उसमें से 275 में से 270 एकड़ यानी एक मेजॉरिटी जो उसकी जमीन थी वो प्रोटेक्टेड लैंड थी, यानी वो जमीन जिसको आप किसी होटल को नहीं दे सकते थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि BRT पेशावर के हवाले से मामला सामने आना शुरू हुए और BRT पेशावर जिसकी कॉस्ट एस्केलेट शुरू में बताई गई कि 41 अरब से बढ़कर 70 अरब तक पहुंच चुकी है और नैब ने इस मामले को भी उठा लिया। हालिया दिनों एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान ने सवाल पूछे चेयरमैन कि आखिरकार आप इंक्वायरी शुरू तो करते हैं, वो इंक्वायरी मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचती। चेयरमैन PAC नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये इजलास हुआ। इस इजलास में हमने देखा कि चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में खुद बजाते खुद शरीक हुए। जर्नलिस्ट के किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पेशावर BRT केस में पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है जी कि उन्होंने कहा कि तकरीबन एक टाइम लाइन उन्होंने दी कि विदिन 6 मंथ्स वो समझते हैं कि ये कोशिश करेंगे कि इस इंक्वायरी को हतमी नतीजे तक पहुंचा सकें। साथ साथ उनकी जानिब से कहा गया कि BRT हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर से मुतल्लिक नैब को इंक्वायरी करने का कहा गया है। और चेयरमैन नैब ने यह भी कहा कि जब मैंने ओहदा संभाला तो BRT केस बंद था और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि BRT और मालम जब्बा दोनों केस बंद हो चुके थे, लेकिन हम इस केस को 6 हफ्ते से देख रहे हैं और पेशरफ्त हुई है। ये उन्होंने कहा कि हमने अब इसको दोबारा देखना शुरू किया क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसकी हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमें ऑर्डर दिया था। तारीख नहीं दे सकता, उन्होंने कहा कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन विदिन 6 मंथ्स वो कहते हैं कि ये केसेस शायद कोई मंतकी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। बैंक ऑफ खैबर से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हमने खत लिखा है, जब उनका जवाब आएगा तो फिर उसके बाद हम उस केस में आगे बढ़ सकते हैं। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि नैब के जो अफसरान अगर इस पर केसेस को सख्त खाने में रखने के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि ये मामला 2013-14 से चल रहे हैं। और मजीद चेयरमैन PAC ने कहा कि मालूम है कि कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा करप्शन है लेकिन तहक़ीक़ात सुस्त रवि का शिकार हो चुकी हैं। और ये सामने एग्जाम्पल है हमारे BRT और दीगर केस। BRT केस को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, इसलिए जो इसका टाइम फ्रेम है उसका कम से कम तय करें। और नैब के अपने रूल्स ये कहते हैं कि विदिन 3 मंथ्स विदिन 4 मंथ्स ये मामला निपटने चाहिए थे, लेकिन ये मामला इंक्वायरीज बढ़ती रही। मालम जब्बा केस के अंदर यानी ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो मिसाल कायम की है, जो बयानिया बनाया है, उसके बरखिलाफ
एक कमेटी की रिपोर्ट के अंदर उस केस को शट ही कर दिया, यानी बंद ही कर दिया गया था कि उसमें कुछ करप्शन हुई नहीं है। इसी तरह से वहां पर नित नए स्कैंडल्स रोज सामने आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के स्कैम के हवाले से इमरान खान साहब समेत 1800 अफराद के इस्तेमाल, और इसके साथ साथ वहां पर आसामियों में भर्ती के हवाले से मुबैना करप्शन के किस्से हेल्थ डिपार्टमेंट हो या दीगर डिपार्टमेंट्स हो, उनके हवाले से तफसीलात हम तक रोजाना पहुंचती हैं। रिसेंटली हेल्थ वर्कर्स के हवाले से, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तैनातियों के हवाले से 41 लेडी हेल्थ वर्कर्स की पोस्ट की तैनातियां होनी थी, और उस पर हेल्थ डिपार्टमेंट में मर्दान के अंदर मर्द तैनात कर दी। और यही नहीं, इसके अलावा और भी, यानी खरीदो फरोख्त, नौकरी खरीदो फरोख्त, रिश्वत बाजारी, इस हवाले से दीगर इत्तलात भी जो आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ तहकीकात के साथ सामने रखेंगे कि तफसीलात के आखिरकार मामला खैर पख्तूनख्वा में कितने बिगड़ रहे हैं। मेगा करप्शन केसेस लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे, और कब पहुंचेंगे ये भी सवाल हम आज प्रोग्राम में उठाएंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे और नैब से लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो उसमें सवाल जवाब हुए उस पर भी गुफ्तगू होगी, और क्या कोई रुकावट है इन केसेस में, ये भी सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीरन खैर पख्तूनख्वा में अहम तरीन गवर्नेंस इशूज़ पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, इमरान शफीक साहब नैब के साबिक प्रोजेक्ट कानून, और जवाद अहमद साहब बराबरी पार्टी से भी प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। सरदार बाबक साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए ये फरमाइएगा, रिसेंट के सामने मामला आया मर्दान के अंदर लेडी हेल्थ वर्कर्स की तैनातियां थी, और इन तैनातियों में खवातीन के बजाय मर्दों को तैनात कर दिया गया। ये मामलात आखिरकार चल क्या रहे हैं, और क्या ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है? क्योंकि जो तफसीलात आ रही हैं खैर पख्तूनख्वा से, उसके मुताबिक तो वह नौकरियां बिक भी रही हैं और हर महकमे में बिक रही हैं। आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आपका तो शुक्रिया अदा करते हैं आपके टेलीविजन का कि आप यहाँ पे पख्तूनख्वा में पिछले 10 साल से जो मैं ये कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड करप्शन जो तुक के बुनियाद पे जारी है, हाँ वो नौकरियां बिकने का मरहला हो, बल्कि आपने तो नर्सिस की बात की, और सूबाई असम्बली में, पख्तूनख्वा असम्बली में तो पूरी बोली लगी हुई है 75 लाख से लेके आप नीचे 60 लाख तक, 50 लाख तक, 40 लाख तक खुलेआम ये नौकरियां जो हैं ये बिक रही हैं। इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट में, और इन्होंने जब से इनकी हुकूमत आई है, जब से पीटीआई की हुकूमत पख्तूनख्वा में लाई गई है, पंजाब से जाली टेस्टिंग एजेंसियां, बार बार हम मुख्तलिफ चैनल्स पे कहते हैं कि ये जो NTS है, FTS है, ATS है, ये जाली टेस्टिंग एजेंसियां हैं, और ये मार दाल इन्होंने शुरू कर दी है। और कोलेयाम यानी ऐसा नहीं है, आप लोग अगर थोड़ा जहमत कर लें और सर्वे कर लें तो आपको वो टाउट्स भी नजर आ जाएंगे जो इनके लिए काम कर रहे हैं। तो हो क्या सरदार साहब, थोड़ा एक्सप्लेन करें, हो क्या रहा है? यानी आप कह रहे हैं कि बाकायदा जाली टेस्टिंग कंपनियां हैं, सर्विसेज हैं, और फिर ये नौकरियां क्या फरोख्त होती हैं, फिर इनके रेट क्या होते हैं मुख्तलिफ? अगर कैडर्स की बात करूं मैं, जैसे ये वाला जो हमने तहकीक की थी तो ये ग्रेड 4 था, शायद कैडर 4 था जो फरोख्त हुई है। तो इस तरह कितने कैडर की नौकरी कितने में बिक रही है इस वक्त खैर पख्तूनख्वा में? खैबर पख्तूनख्वा में स्केल वाइज बोली लगी हुई है, मतलब क्लास 4 है तो 4 स्केल की नौकरी है तो 4-5 लाख ले रहे हैं, क्लास 2 है तो क्लास 3 है तो इसी तरह जूनियर क्लर्क है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। और ये इन लोगों ने अपने खुलेआम करप्शन को एक कवर दी हुई है कि अपनी सूबे के मुस्तनद टेस्टिंग एजेंसी ईटा को टाइम ब टाइम ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और उन जाली टेस्टिंग एजेंसियों के लिए मजीद रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में, और आप पुख्तनख्वा में किसी से भी पूछे, ये किसी से ढकी चुकी बात नहीं है, और ये धड़ल्ले से इसीलिए कर रहे हैं पीटीआई वाले की क्योंकि पिछले 10 साल से नेब ने इन पे हाथ नहीं डाला, एहतसाब कमीशन इन्होंने बनाया। अच्छा ये बताएं सरदार साहब के हमने अलीम खान साहब की बात सुनी थी कि उस्मान बुज़दार साहब जो थे उनके दफ्तर में डीलिंग होती थी मुबैना तौर पे, और वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए में डीपीओ वगैरह फरोख्त होते थे पंजाब की जब सूरत-ए-हाल सामने आई थी। तो आप क्या कहते हैं, महमूद खान साहब की अंडर हिज नोज ये सब कुछ हो रहा है, तो ये कौन कौन इसमें मुलव्वस है मुबैना तौर पर जो आप बता रहे हैं कि अगर ये टेस्टिंग सर्विसेज हैं और ये सब फरोख्त हो रही है नौकरियां? तो ये सारे मुलव्वस हैं ना। आप CNW की मिसाल ले लें,
CNW में EC लगाना, एक्सचेंज लगाना, चीफ इंजीनियर लगाना, इसी तरह बड़े बड़े मंसूबों में आप BRT को ले लें, इसमें कितने अरब जो है 7 अरब इनसे तो इब्तिदा में उठाया गया है। तो ये सारे किसी ने अपने तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, किसी मिनिस्टर के फिर वहाँ पे दवाइयों की कंपनियां हैं। इसी तरह आप लेडी रीडिंग अस्पताल को देखें, वहाँ इमरान खान का रिश्तेदार लगा हुआ है, नौशेरवान बर्की अमेरिका में बैठा है, लेकिन वो यहाँ अरबों करोड़ों की परचेजिंग कर रहा है, इंतजामी इख्तियारात उनको मिले हैं। इसी तरह हर एक महकमे में इन लोगों ने नौकरियां बिक रही हैं। इसी तरह वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए हैं, और ये कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, बाहर दुनिया से PTI की जितने फाइनेंसर हैं एक जमाने से, उन सबको, किसी को खबर बैंक में, किसी को टूरिज्म डिपार्टमेंट में, किसी को IT डिपार्टमेंट में, इसी तरह फारिस में इन लोगों ने जितनी करप्शन की है एक हद तक नहीं। तो सदा साहब ये बताएं, क्योंकि ये तो आए तब्दीली के नारे से थे, ये तो दोबारा इलेक्ट हुए, कहा गया कि कोई रीइलेक्ट नहीं हो सका इनकम्बेंट गवर्नमेंट, ये 2018 में रीइलेक्ट भी हुए। तो इन्होंने तो नैरेटिव बनाया था साफ और शफाफ हुकूमत का, तो अब क्या वो नैरेटिव अवाम में टूटा है? आप जिस तरह कह रहे हैं कि अब हरफे आम है कि नौकरी बिक रही है, हरफे आम है कि यहाँ पर करप्शन चल रही है, हरफे आम है कि जाली टेस्टिंग सर्विसेज हायर हुई हैं, हरफे आम है कि कौन सा वजीर कितने पैसे बना रहा है, तो क्या अवाम पे फर्क पड़ रहा है इसका? मेरे भाई, ये चोर मचाए शोर वाली कहानी थी। ये तो असफंदियार वली खान ने इब्तिदा ही से कहा था 2013 में, जब इनके लिए राह हमवार कर रहे थे, असफंदियार वली खान ने बताया था। ये तो चोर मचाए शोर वाली कहानी है। अभी आप नहीं देख रहे हैं कि हर सुबह एक नई कहानी डाल रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो पख्तूनख्वा पे सिर्फ इसीलिए भी पड़ रहा है कि यहाँ पे तो जाहिर है मसाइल हैं, इक्तिसादी मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, बेरोजगारी है, बदअमनी है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। और फिर 24 घंटे एक बंदे को जब आप टीवी पे बिठा देते हो, हर सुबह वो एक नया ड्रामा कर रहा है। यहाँ पे मैं तो यही मुतालबा करूंगा, हम तो यही मुतालबा करेंगे कि जितने मिनिस्टर्स हैं, PTI के जितने लोग हैं, उन तमाम के नाम ECL में डालने चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये तो हर एक बंद, यानी मादनियात को आप देखें, मादनियात की मैं आपको मिसाल देता हूँ, 4000 लीजेस इन लोगों ने कैंसिल कर दी हैं। 4000। आप लोगों को शायद मालूम हो कि पख्तूनख्वा में दुनिया की कीमती तरीन, यानी सोने से भी कीमती मादनियात यहाँ पे मौजूद है अपनों के लिए। यानी आप फिर इस जुल्म को देखें कि जब किसी का लीज कैंसिल होता है किसी की वजह से, उसको ये हक हासिल होता है कि वो अपील कर ले। अपील का हक भी पख्तूनख्वा। अच्छा, आपने कहा कि नैब का खौफ खत्म हो गया। इमरान शफीक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप प्रोसिक्यूटर भी रहे नैब के, क्योंकि 10 साल में कुछ हुआ नहीं है, ये वहाँ के रहनुमा या खैर पख्तूनख्वा के ये बता रहे हैं, और ये बात हकीकत है कि वो केसेस दबे हुए हैं, बल्कि BRT और हमने देखा कि मालन जब्बा तो बंद भी हो गया था इमरान साहब। तो अब क्या ये, इससे तो बिल्कुल खौफ खत्म हो गया, वहाँ पे लोगों में डिटेरेंस कोई है नहीं नैब की, और प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं वहाँ पे मैकेनिज्म। तो इमरान साहब, ये क्या नैब किसी कानूनी वजह से नहीं कर पाता, या कोई सियासी वजह है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता इन केसेस में? देखिए सिफान साहब, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि ये कहानी थोड़ी पुरानी है जी। और वो जब जस्टिस जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब थे, तो उन्होंने एक दफा कहा था कि अब हवाओं का रुख बदलने वाला है, और मालम जब्बा केस पर भी, BRT केस पर भी, बिलियन ट्री सुनामी केस पर भी, और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े केसेस पर हम जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। जब उन्होंने इस चीज का ऐलान किया तो उसके बाद उनकी वो बदनामे जमाना वीडियो मंजरे आम पर आ गई, और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता फिर हवाएं जो है वो चलना रुक गई, और एक एक करके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके जितने भी वज़रा, परवेज इलाही खटक साहब और बाकी लोग, उनके खिलाफ केसेस एक एक करके नैब की तरफ से बंद होना शुरू हो गए। जब वो केसेस शुरू किए गए थे तो उस वक्त कौम को यह बताया गया था कि इन केसेस में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, लेकिन और यकीनन कोई कानूनी वजह होगी ना केस खत्म करने की, या नैब ऐसी आके बस एग्जीक्यूटिव बोर्ड बुला के बोल देती कि खत्म कर दिया केस हमने, राब्ता मुनक़ता हो गया? फिर ये हैं साथ इमरान साहब? जी जी इमरान साहब, पहले देखिए यही नजर आता रहा है और होता रहा है कि नैब में जितने भी केसेस बंद होते रहे हैं वो
सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर होते रहे हैं कि चेयरमैन नैब और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फैसला कर लिया और उसके बाद जो है वो उन्होंने उन केसेस को जो है वो बंद करवा दिया। तो और नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो साफ नजर आ रही थी, यानी नैब की जो इम्पार्शियलिटी थी वो साफ नजर आया पिछले 4 सालों में कि उसका सारा जोर जो था वो उस वक्त की ऑपोजिशन की तरफ था कि उन पर केसेस बनाए जाएं। और उसके लिए FIA का भी आपने देखा कि उनके जो FIA के साबिक सरबराह थे, DG साहब थे, उनके भी बहुत सी चीजें बयानात सामने आए। उन्होंने बताया कि मुझे किस अंदाज में प्रेशराइज किया गया। जावेद इकबाल साहब का प्रेशर तो पूरी दुनिया के सामने है कि उनको प्रेशराइज किया गया। तो यकीनन ये नैब को उस पूरे अरसे में मफलूज रखा गया कि आप हुकूमत वक्त के खिलाफ, इमरान खान साहब चूंकि फेवरेट हैं, तो आप उनके खिलाफ जो है वो और उनकी पूरी जो काबीना और टीम है पेशावर में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी प्रोजेक्ट पर आप हाथ नहीं लगाएंगे। और ये इसी तरीके से चलता रहा। इसके पीछे कोई कानून नहीं था। कानून तो यह है कि नैब में एक इंक्वायरी इनिशिएट हुई और उसकी फिर आप हैरत आपको ये होगी कि आज तक आपको ये नहीं पता कि BRT केस किन बुनियादों पर बंद किया हुआ। एग्जैक्टली। ये नहीं पता कि मालम जब्बा केस किन बुनियादों पर बंद हुआ। इमरान साहब मैं आपको बताऊं, ज्यादा मुज़ेगा केस बात ये है कि ये बंद भी हुआ था, हमें तो ये भी नहीं पता। ये तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब पूछा गया चेयरमैन नैब से तो उन्होंने बताया वो तो बंद हो गया था, वो तो अब हमने खोला है 6 हफ्ते पहले, ये बंद हुआ भी था। ये तो ये भी बड़ा सरप्राइज था कि बंद ही हो गया था ये फाइल। जी ये देखिए ना, अब पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नैब को सिर्फ इतनी ही हिदायत की है कि आप नैब अपनी तहकीकात करे और अब नैब का काम बनता है। नैब की राह में अब कोई रुकावट नहीं है। ये कुछ छोटे मंसूबे नहीं है, ये बड़े मंसूबे हैं। कौम का अरबों रुपया इन मंसूबों में इन्वॉल्व है। और अब ये बात तो साबित होगी हुई है कि ये पिछली हुकूमत या इसके सरबराहान जो थे, जो ये बातें करते थे कि हम बड़े ईमानदार हैं, ईमानदारी के जो मेयारात थे वो बिल्कुल सिफर हैं। तोशा खाना केस की घड़ियां जो हैं वो अब उनकी जो एक सुई जो टिक टिक कर रही है वो ये बता रही है कि उस दौरान में पूरा वक्त जो इस्तेमाल किया गया है वो पैसा बटोरने में किया गया है, वो करप्शन करने में किया गया है। लेकिन अब हमें एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी नैब के तौर पर या FIA करे। ये तो चले केसेस 2014-15 के हो गए। इमरान साहब, मैं जवाब साहब आपसे रोशनी इस पे डालिएगा। ये मर्दान के अंदर नौकरियां लेडी हेल्थ वर्कर्स की थी, तैनात इसके ऊपर मर्द हो गए। अभी हमारे साथ सरदार बाबा साहब मौजूद हैं, वो बता रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि वहां पर नौकरियां फरोख्त हो रही हैं, रेट्स हैं मुख्तलिफ कैडर्स के और वो उस पर फरोख्त होती है और ये बात हरफ आम है और उसमें मुख्तलिफ वज़रा भी मुबैना तौर पर मुलव्वस है। जवाब साहब, ये किस तरह मुमकिन है, जो मेरिट की बात करते हैं इमरान खान साहब, जो पार्टी मेरिट की बात करती है, वहां पर लेडी हेल्थ वर्कर की तैनातियों पे मर्द तैनात हो रहे हैं? जवाब साहब देखें, ये जो पार्टी है ना, ये झूठ और मुनाफिकत का एक गढ़ है। एक इनका जो सारा सियासी काम है उसका पलंदा है झूठ का। अगर आप इमरान खान के मेरिट की बात कर रहे हैं तो इमरान खान का कौन सा मेरिट है? इस आदमी ने जितना धोखा दिया इस कौम को वो तो सबके सामने आया है। पहले जब इसने आया था तो इसने कहा था कि मेरी पार्टी में आम लोग आए। उसके बाद आपने देखा कि इक़्तिदार की हवस में इस आदमी ने अपने साथ वही जगीरदार समायतदार माफियाज रखे जो पहले दूसरी पार्टीज में थे, वो इसको ज्वाइन करने आ गए ताकि उधर कुछ नहीं बन रहा तो इधर कुछ बन जाए। फिर वो लोग भी आए जो इसी तरह के थे, अमीर लोग, अपने अपने इलाकों के ताकतवर लोग, जिनको और पार्टियों के अंदर नहीं शमूलियत होती थी, नहीं मिलती थी जगह, वो उसके साथ आ गए। तो सारे वो जो अपॉर्चुनिस्ट, जिसको मौका परस्त कहते हैं, और उसके अलावा वो सारे जो कि इसी एलीट और अशराफी की क्लास से लोग थे, वो आए थे। मेरिट कौन सा था? कौन सा मेरिट था? मेरिट तो होता है कि अगर जो पहले लोग आए हों, उन्होंने पार्टी बनाई हो, वो सारे लाहौर में, कराची में मुझे मिलते रहते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं। अकबर एस बाबर जैसे बड़े जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे लेके एक आम महल्ले का जो वर्कर था, उसको इमरान खान ने साइड लाइन करके वो तमाम बड़े बड़े लोग जो पैसा दे सकते थे उनको ले लिया और उसने पैसे लोगों के इस्तेमाल किए, अपनी पार्टी को उनके ऊपर बिल्ड किया। तो यह मेरिट पे तो आप इससे बात ही ना करें। मेरिट होता है जब दलेरी कोई वर्कर की या लीडर की जो कि अपने इलाके में काम कर रहा हो, या उसकी जो इल्म है, या उसकी जो तंजीम साजी है, या उसकी दर्दमंदी है, उसके ऊपर लीडरशिप उसको मिल रही हो। यहाँ तो लीडरशिप मिली है, लोगों ने टिकटें कैसे ली है इमरान खान से? आप पूछे इमरान खान से,
कि कैसे टिकटें दी हैं उसने 2018 में। लेकिन जवाब साहब ये बताएं कि 2013 में जब ये खैर पख्तूनख्वा में इख्तिदार में आए तो फिर ये 2018 में दोबारा भी आए ना इख्तिदार में, अगर गवर्नेंस यही था और ये करप्शन चल रही थी और ये स्कैम सामने आ रहे थे ना, ये केसेस मंतकी अंजाम पर पहुंचे और फिर उसके बाद वो री इलेक्ट भी हो गए, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट री इलेक्ट हो गई, तो वो री इलेक्ट कैसे हो गए फिर जवाब साहब? जनाब मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इमरान खान की पूरी जो सियासत है उसका जो 2018 से लेके 2022 तक का उसका ड्रॉप सीन तो हो गया है। इमरान खान ने पहले खुद ही कहना शुरू किया कि जी मेरे हाथ में तो था ही कुछ नहीं। उससे पहले लोग कहते थे इसको सिलेक्टेड, तो ये मानता नहीं था। फिर जब इसको पता चला कि जो अब तो जनाब बात खुल गई है और अब मुझे लड़ाई लड़नी है अपने इक़्तिदार के लिए दोबारा और लोगों को पागल बनाना है, झूठ बोलना है उनके साथ, नौजवानों के साथ, मिडिल क्लास के साथ, मेहनत कशों के साथ, 95% आबादी के साथ पाकिस्तान की, तो इसने फिर कहना शुरू कर दिया कि जी देखिए जी मेरे हाथ में क्या था, ना नैब मेरे अंडर थी, ना जो है कोई और काम मैं कर सकता था, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने बंदे पूरे करता था ताकि सेनेट का इलेक्शन या जो इसके खिलाफ पहली जो आदमी एतमाद की वो जो एक आई थी करारदाद, उसके चक्कर में मुझे बंदे जमा करने पड़ते थे। आमिर लियाकत ने भी कहा मरहूम ने कि जी मुझे बुला लिया जाता है, मैं कराची से मैं टिकट दे के आ जाओ जी आ जाओ बंदे पूरे करने। तो देखे उसका दिल नहीं भी कर रहा, उनका दिल नहीं भी कर रहा होता था आमिर लियाकत का, लेकिन आना पड़ता था। तो ये तो सबको पता है कि इमरान खान कैसे आया। तो इसलिए पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है मैं वो भी नहीं मानता कि वो बिल्कुल ठीक हुए होंगे। वो जो आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर ना करे तो वो लोग दोबारा इलेक्ट नहीं करते। एक तो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत ज्यादा तूफान मचाया होता है और ये हर वक्त अपने इर्द गिर्द जो है ना वो एक बबल बना के रखता है जिसकी वजह से लोग इफेक्ट होते हैं, लोगों को असर पड़ता है। लेकिन ज्यादा ब्रेक लेनी है मैं जवाब साहब। 2014 में एक एहतसाब बनाया गया, फिर 2018 में उसे बंद कर दिया गया जब एक ईमानदार अफसर वहां आया, उसने खुद तहरीक इंसाफ के केसेस पकड़ना शुरू कर दिए, उसके साथ भी क्या सलूक हुआ इस पर भी गुफ्तगू होगी। और अब जो रिश्वत का बाजार गर्म है इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में जो सूरत हाल खैर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस की है उस पर गुफ्तगू हो रही है, किस तरीके से वहाँ पर आसामियों की मुबैना तौर पे फ़रोख्त हो रही है और करप्शन का बाजार गर्म है। सरदार बाबा साहब ये फरमाएगा कि एक एहतसाब कमीशन कायम साल 2014 में और फिर हमने एक ज़ियाउल्लाह तोड़ू साहब का भी एपिसोड देखा था जो नैब से डिप्यूट हुए थे और फिर उसके बाद ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब का मामला भी सामने आया था, फिर माहिर मिलर के किस्से सामने आए थे, उन्होंने BRT की बातें की थी ज़ियाउल्लाह तोड़ू साहब ने, फिर एहतसाब कमीशन साल 2018 में बंद हो गया। ये बंद क्यों हुआ और ये बना क्यों था और इस पर आप क्या समझते हैं? ये भी एक गिमिक था, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी, क्या था ये सरदार साहब? सूबे में पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन एहतसाब का एक इदारा मौजूद है। अच्छा, नेशनल वाइज जो नेब मौजूद था, लेकिन इन्होंने एहतसाब कमीशन अपनी मुखालिफिन को दबाने के लिए बनाया था और खासकर अवामी नेशनल पार्टी को दबाने के लिए, दीवार से लगाने के लिए और उनका यानी कीचड़ा उछालने के लिए बनाया था। हम सबको एहतसाब कमीशन में उन्होंने बुलाया था, लेकिन 1 अरब रुपया इसी सूबे का ज़ाया करके फिर उस एहतसाब कमीशन को ख़त्म कर दिया गया। ज़ाहिर है इन लोगों ने तो 2013 से खुद से दोनों हाथों से सूबे को लूटने का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। तो इसी वजह से इन्होंने एहतसाब कमीशन जो है फिर वो खत्म कर दिया। ज़ाहिर है इनको तो कुछ मिला नहीं। आप लोग इस मामले में कोर्ट में भी BRT के हवाले से गए थे और मुझे ये बताइएगा कि ये आपको पता था BRT बंद हो चुका है, मालम जब्बा बंद हो चुका है, बैंक ऑफ खैबर पे उन्होंने स्टेट बैंक को लिखा है और ये तो पता था सबको कि नैब सुसरवी से काम कर रहा है, लेकिन ये भी पता था कि फाइलें ही बंद पड़ी हुई हैं इनकी गवर्नमेंट में, कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि जावेद इकबाल साहब तो बताते थे रेफरेंस बन गया है फाइनल स्टेज में। जाहिर है एक बैनुल-अक़वामी ब्लैकमेलर जो है वो अदालत को ब्लैकमेल करता है, वो नेब को उसने ब्लैकमेल किया, इसी तरह इलेक्शन कमीशन को वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहा। और आप नहीं देख रहे हैं ये जो आईनी तैनाती थी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, मुतालबा तो तमाम सियासी जमातों का ये होना चाहिए था कि भाई ये सिलसिला मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट सरपास नहीं होना चाहिए। और अभी जो ये लगा हुआ है अपनी यानी ये सारा ड्रामा ये जो कर रहा है ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और तवज्जो दूसरी तरफ मोड़ने के लिए। मैं सवाबी गजू खान मेडिकल
मेडिकल कॉलेज की मिसाल आपको दे दूं, वहां आप उठाएं करोड़ों की करप्शन है। जो हाउसिंग सोसाइटीज यहाँ पे बन रही हैं, एडवांस में आप देखें वो जमीनें तो मिनिस्टर्स ने ले ली हैं 5-5, 2-2 साल पहले और 3-3 साल पहले। इसी तरह महकमा ट्रांसपोर्ट में आप देखें कि एडहाक लोगों को भर्ती किया, यानी इधर उधर से भर्ती किया, पैसे लेके भर्ती किया। जब असेंबली में उनकी रेगुलराइजेशन का केस आया तो महकमे की डिपार्टमेंट यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी ने मुखालिफत की, महकमा ला यानी कानून की महकमे ने मुखालिफत की, एस्टेब्लिशमेंट ने मुखालिफत की। इसके बावजूद इन लोगों ने रेगुलराइज किया। इसी तरह आप स्कूलों के फर्नीचर में देखें, इतनी बड़ी करप्शन है। टेक्स्ट बुक बोर्ड में आप देखें, महकमा हिल जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट, मैं कह सकता हूं कि पख्तूनख्वा में पिछले 10 साल से जो करप्शन हो रही है, महकमा सेहत जो है वो उसमें टापते हैं, बिल्कुल खुलेआम टापते हैं। इसी तरह अभी जो चकदरा एक्सप्रेसवे का जो फेज 2 है पतिपुर तक, उसमें 5 अरब रुपया लिया गया है, 5 अरब रुपया लिया गया है। इसी तरह आप यानी हर एक डिपार्टमेंट में आप देखें, खुशकिस्मती इनकी ये है, जाहिर है ये तो एक प्लानिंग के तहत यहाँ पे इनको मुसल्लत किया गया है ताकि पख्तूनख्वा को लूटा जाए। हाल इनका यही रहा, दावे कर रहा था कि मलेशिया बनाऊंगा, सिंगापुर बनाऊंगा, लोगों को 90 दिनों में रोजगार दूंगा, 90 दिनों में करप्शन खत्म करूंगा, 90 दिनों में ये करूंगा वो करूंगा। पख्तूनख्वा की जो हालत इमरान खान ने बनाई है, यहाँ तो बनी गाला से डिप्टी कमिश्नर लगाना हो तो उधर से नामिनी आएगा, नाम आएगा, DIG लगाएगा, कोई ऑफिसर लगाएगा, कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर लगाएगा, या ठेके जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, यानी अपनों में बांट रहे हैं, अपनों में। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से आप कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन से मिल लें, यानी जिस शोबे से आप मिलोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वक्त, मैं इमरान साहब ये बातें हम सिंध में हम जब यहाँ पर फेक अकाउंट स्कैम कर रहे थे कवर, तो ये सुनते थे तफसीलात के इसके अकाउंट से तेरे पैसे निकले, इसके अकाउंट से तेरे पैसे निकले, फला कॉन्ट्रैक्टर को ये हुआ। तो ये तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वहां पर, इस पर भी एक बयान से GIT बननी चाहिए, इसका मतलब इमरान शफीक साहब, क्योंकि नैब तो कुछ कर नहीं रहा है। इमरान साहब आप क्या कहते हैं? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो उन्होंने सरदार साहब ने की है वो बड़ी मैनी खेज है। उन्होंने कहा सारे इदारे इमरान खान के सामने बेबस हैं, और ये वाकई महसूस ये होता है कि इलेक्शन कमीशन जब तहकीकात करता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इनके जैली अकाउंट्स भी पकड़ लेता है, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग को भी पकड़ लेता है, इनके जो असासों को छुपाने हैं का काम है वो भी पकड़ लेता है, इनके मिस डिक्लेरेशन जो है वो भी पकड़ लेता है, और उसके बाद जो है वो एक्शन भी लेता है। लेकिन वो एक्शन जो है वो इनके अगले नैरेटिव के सामने दब जाता है। इसी तरह मैंने पहले कहा, जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने कहा कि जनाब अब मैं वो सुनामी बिलियन ट्री वो केस खुलते हैं, मालम जब्बा खुलता है, BRT खुलता है, तो आप अंदाजा लगाएं जिस वक्त वो इक्तदार में थे तो उस वक्त अभी उनकी ये हालत है कि उनके खिलाफ वो जितनी भी उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, खुलेआम की, इवन उनका भी तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अदालत की तौहीन की, खुलेआम की, लेकिन उस पर उन पर कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता। तो ये जब वो हुकूमत में होंगे, जिस वक्त उनके सारा नारा यही था कि बाकी सारी दुनिया करप्ट है और मैं वाहिद ईमानदार हूं, तो उस वक्त आप अंदाजा लगा लें जब बाकी तमाम इदारे भी उनके साथ थे, तो उस वक्त एक नैब जैसे मामूली इदारे के लिए कहां इतने बस की बात होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। और इनके जितने भी बहरहाल अभी तक तो वुज़रा जो सामने आए हैं, जो बाकी लोग नजर आते हैं, इमरान खान साहब की जो टीम रही है, वो तो उनमें से एक ऐसा नगीना है जिसके जो करप्शन में लुथड़ा हुआ है और जिसकी कभी कोई सोसाइटियां बना रहा है। अभी वो पहले देखें, अब जो दौरे हुकूमत में वो ये कहते रहे कि सोसाइटी जो आज उनका कल परसों का बयान है, उन्होंने कहा कि ये जो है पाकिस्तान में बहुत ताकतवर है, लेकिन आप उससे पर अपने दौरे हुकूमत में देखें तो रावी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो खुद जा रहे थे। इवन हाई कोर्ट ने उस प्रोजेक्ट को जब कलअदम करार दिया तो उसके खिलाफ वहां जाके उन्होंने मौके पर जाके जो है वो कहा ये मुल्क के लिए बहुत मुफीद था, बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी थी, और हाई कोर्ट ने जो है, और हम अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की।
मतलब ये है कि वो जितना ये तजादात है सारे, सही आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं सरदार साहब आपसे पूछूं, क्या कोई JIT बननी चाहिए? ये तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं और तफसीलात बयान कर रहे हैं, उसे तो लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे महकमों के अंदर करप्शन सरायत कर चुकी है इतने सालों के अंदर। तो ये तो कोई JIT तहकीकात करे, क्या करे इस मामले का? देखिए मेरे भाई, वो तो लाडला है ना, जाहिर है। पख्तूनख्वा असम्बली की अगर मैं मिसाल दे दूं तो 2008 में इमरान खान का एक भी मेंबर नहीं था, एक सिंगल मेंबर इमरान खान का 2008 असम्बली में नहीं है। अब 2013 में उसकी पूरी असम्बली आ गई, 2018 में उसकी पूरी असम्बली आ गई। लेकिन देखें, असफंदियार वली खान साहब ने बार बार अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। हत्ता कि असफंदियार वली खान ने यहीं तक कहा है कि अगर मेरे बच्चों के खिलाफ कोई एक आना करप्शन साबित हो तो मुझे चौक पे लटकाओ। इमरान खान साहब सुबह शाम और उनकी वज़रा दूसरों को चोर चोर कहते हैं। आज तक आपने इमरान खान साहब और उनकी वज़रा से पूछा कि हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं? मैं उनको चैलेंज करता हूं, बल्कि आप किसी वजीर को बुलाएं, वो नहीं आएगा किसी प्रोग्राम में, नहीं आ रहे। अच्छा, आप उनको बुलाएं और मुझे बुलाएं। मैं जवाब साहब आपका भी लास्ट कमेंट पूछना चाहूंगा इस बारे में। क्या कोई आपको लगता है इस पे तो JIT बननी चाहिए? जो इंकशाफात सरदार साहब कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में और बता रहे हैं तफसीलात, और फिर इमरान साहब भी कानूनी तौर पर समझा रहे हैं, ये तो मुतालबा शायद JIT का होना चाहिए वहां पर, जिस तरह करप्शन हो गई है। देखिए, मैं तो समझता हूं कि JIT तो इमरान खान के ऊपर बननी चाहिए, क्योंकि इसके साथ जो लोग हैं वो कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी से लोग हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। इतनी करप्शन हुई है। परवेज खटक खुद जो है वो कहते रहे हैं कि हमारे सूबे में करप्शन हो रही है। फिर परवेज खटक के जो अगेंस्ट लोग थे, जिनको इमरान खान की वजह से इस पार्टी ने इकट्ठा रखा हुआ, अभी भी आपस में इनके बड़े खिलाफ आते हैं, वो कहते रहे कि परवेज खटक खुद जो है वो करप्शन कर रहे हैं। और ये तो चीजें दबा दी गई। मुझे पता क्या लगता है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता है कि इमरान खान के बुरे दिन आने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि तोशाखाना से भी साफ पता चला कि एक लालची आदमी है जिसने पैसे बनाए हैं, गरीबों को कुछ देने के बजाय 3.5 साल में इसने अपने पैसे बनाए हैं। दूसरा ये पता चला कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको मनी लॉन्ड्रर साबित किया, लेकिन इसने केस नहीं किया अभी तक। तो इसके अपने ऊपर भी क्वेश्चन है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि अब इसके ऊपर से हाथ उठ गया है। अब चूंकि हाथ उठ गया है, और जैसे डरा भी हुआ था, आपको पता है कि तैनाती के ऊपर भी डरा हुआ था। सही। तो मुझे लगता है कि अब करप्शन के केसेस जो है उन पे बाकायदा अब एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट लेगी। सही है। मैं नहीं चाहता कि कोई इदारा जो है इसमें सियासी तौर पर मुदाखलत करे। आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपका भी, इमरान साहब का और सरदार साहब का। मैं माजरत हूँ जवाब साहब, मुझे कट करना पड़ेगा कि टाइम इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ब्रेक पे जाके सिर्फ समराइज करने वापस आएंगे। नाज़रीन, सारी गुफ्तगू को हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज हमने आपको ये बताया कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में नारा और नैरेटिव तो ये बनाया गया कि सब कुछ साफ और शफाफ है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स। वहाँ पर होने वाले मेगा करप्शन केसेस आखिर कब मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, और वहाँ रिसेंटली सामने आने वाले मामलात जो हुर्फ आम हैं और जिस तरह से डॉक्यूमेंट साबित कर रहे हैं कि जाली असामियाँ और तैनातियाँ की जा रही हैं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहा है। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।